तो सबसे पहले जो वास्को डी गामा है वो भारत के केरल राज्य, कौन सा राज्य? केरल राज्य के मालाबार तट पर। किस तट पर? अच्छा, ये मालाबार जो तट है ये किस स्थान पर पड़ता है मालूम है? अच्छा, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन स्थान का नाम पूछ रहे हैं, क्षेत्र नहीं, स्थान। स्थान जो है वो कालाकट स्थान है। स्थान कालाकट, कालाकट स्थान है, उसी स्थान पर पड़ता है मालाबार तट। ये पूरा स्थान का नाम है, लेकिन तट का नाम है मालाबार तट, और स्थान का नाम जो है वो कालाकट, कालाकट है। और वहां पर उतरा तो मैंने कल भी समझाया था, भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम के नियम का पालन, नियति का पालन करता है। कोई आए अतिथि का सेवा करना प्रथम कर्तव्य होता है। तो इसलिए राजा जयमोरिन, अच्छा जयमोरिन नाम नहीं है, ये जान लो, जयमोरिन एक उपाधि है। ये जो राजा जयमोरिन की बात कर रहे हैं केरल के राजा, ये नाम नहीं है, ये एक उपाधि है, जिसे सभी में उपाधि दिया जाता है। जैसे मेरे यहाँ मुखिया है, हम बोलेंगे सैदपुर के मुखिया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो उसे जैसे मुखिया, जिला पार्षद ये उपाधि है, वैसे वहां पर जो है ना केरल में उस समय ये जयमोरिन एक उपाधि था, नाम नहीं था उसका। तो नाम की चर्चा नहीं, तो मैं जयमोरिन ही बोल रहा हूं। तो जयमोरिन एक उपाधि था, और राजा जयमोरिन आए वास्को डी गामा का स्वागत करने, लेकिन इससे किसी को परेशानी भी हुई। परेशानी किसको हुई इससे? तो अरबी के मूल व्यापारियों को, अरबी के मूल व्यापारियों को। क्यों हुआ इसको परेशानी, क्यों हुआ? अब समझोगे, क्योंकि अब हमको ये बताओ, वास्को डी गामा जो भारत आया वो किस लिए आया था? आप पता है? वास्को डी गामा भारत, एक मिनट, मसाला व्यापार करने के लिए नहीं, गलत जवाब। इसीलिए बोल रहे हैं थ्योरी को पूरा पढ़ो, खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तुम यही जानोगे। लुसेंट फुल मतलब कि एनालिसिस करने के लिए वो मैंने टॉपिक दिया हुआ है उसमें, ठीक है, डिटेल नहीं है। डिटेल वाला बुक अलग है, लेकिन उसको शॉर्ट करके अलग दिया है। जैसे इन्होंने कहा कि वो आया था मसाला की खेती करने, अब हमको ये बता, मतलब खेती नहीं, बिजनेस, व्यापार करने। क्या वास्को डी गामा को, रुको ना, वास्को डी गामा को पहले पता था कि भारत में मसाला है? आया था पहले कभी? पहले कभी आया था? जब पहले आया ही नहीं था तो वो कैसे सोच सकता था कि मैं जा रहा हूँ मसाले की व्यापारी करने के लिए? ऐसा नहीं था। वो भारत आया भारत को जानने के लिए। जैसे हिस्टोरिका नामक बुक में जो जिक्र किया गया था, भारत एक सोने की चिड़िया है। सिकंदर से लेके हर एक राजा इतिहासों से, प्राचीन इतिहास से बस यही जानना चाहता था कि आखिर भारत में है क्या। बस यही जानने के लिए स्पेन और पुर्तगाल सबसे पहले ऐसे देश है यूरोप का जो उभर कर आया मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन समय में, यह जानने के लिए कि आखिर भारत में ऐसा क्या है जो सभी देशों में से सबसे विशेष दर्जा, सोने की चिड़िया कहा गया है भारत को। सबसे पहला यात्री वास्को डी गामा भारत आया, उसे पता ही नहीं था भारत में है क्या, भारत कहाँ है ये तक पता नहीं था। तो वो ये कैसे जान सकता था कि यहाँ मसाला मिलता है? अब आगे की स्टोरी पूरा सुनो, पूरा जान जाओगे। अब जैसे वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा ना, तो पहले भारत का सर्वेक्षण किया, ज्यादा दूर तक नहीं, कुछ टाइम तक, कुछ जगह तक जाना भारत के विषय में, क्या क्या यहाँ है, किस तरह का खनिज है, क्योंकि सुना था बहुत विशेष तरह का खनिज होता है, सोना चांदी, मतलब सोना का तो यहाँ भरमाल ही था समझो। कुछ समय जब वास्को डी गामा भारत में रुका, तो उसके बाद अब उसे जाना था, क्योंकि भारत जो उनका उद्देश्य था वो तो पूरा हो चुका है, भारत को खोज चुका है, भारत के लिए रास्ता खोज चुका, भारत के, उसके लिए भारत का खोज हुआ, भारत तो पहले से था। अब उसे जाना था वापस, कहाँ? पुर्तगाल जाना था ना। हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, हम लोगों के का ये परंपरा है, कहीं विशेष जगह अगर जाते हैं तो वहां का विशेष चीज लेके आते हैं। जैसे हम लोग अभी देवघर जाएंगे तो पेड़ा लाएंगे कि नहीं बताओ? क्योंकि देवघर का पेड़ा नाम ही है कि नहीं? देवघर जाएंगे तो पेड़ा लाएंगे। देवघर से आते समय रास्ते में एक जगह पड़ता है जहां पे सोन पापड़ी बहुत ही खास मिलता है। क्या नाम है उस जगह का? झारखंड किधर?
वो जगह भूल चुके हैं हम, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। कलकत्ता नहीं, देवघर से जब आते हैं तो वहाँ की बात कर रहे हैं। इधर देखो क्या नाम है उसका, सुल्तानगंज नहीं, रास्ते में पड़ता है, शायद तुम लोग नहीं जानता होगा। तो मैं सीधा सा एग्जांपल समझ लो, देवघर अगर कोई जाएगा, देवघर की चूड़ी, देवघर का पेड़ा जो नामी है वो लाएगा कि नहीं लाएगा? यहाँ के पेड़ा देवघर के पेड़ा में बहुत अंतर है। जब हम किसी खास जगह जाते हैं, वहां का मशहूर चीज को लेकर आते हैं। मशहूर चीज, क्या चीज? जो मशहूर होता है, और हर जगह का चीजें अपने आप में मशहूर है। जैसे बंगाल चले जाओ, चाय पत्ती ज्यादा मशहूर है, बहुत सारी चीजें मशहूर है। तो यहाँ पर जब वास्को डी गामा भारत से जाने वाला था, सोचा संदेश के रूप में क्या ले जाए, तो उन्होंने देखा यहाँ पे मसाला बहुत मशहूर था, मसाला, और उसे अच्छा भी लगा, मसाला सबसे खास लगा। तो उन्होंने यहाँ से कुछ मसाला लेकर सोचा जाने के लिए, मसाला लेकर। तो मसाला कुछ लिया, कुछ में अब कितना लिया ये जिक्र नहीं है, 150 ग्राम तो नहीं लिया होगा। अच्छा लगा तो कुछ लंबे समय के लिए तो ज्यादा ही लिया होगा। जब मसाला लेकर वो गया तो उसे पता भी नहीं था मसाले के साथ क्या होने वाला है। तो एक व्यापारी, मछुआरे के, करोड़पति तो था नहीं, एक साधारण व्यक्ति, उन्होंने जो है ना मार्केट में मसाला बेचना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि आखिर मतलब उसके दिमाग में पहले से बिजनेस के प्रति यही बिजनेस आइडिया है। उन्होंने सोचा कि ये चीज हमारे पुर्तगाल में मिलता ही नहीं है, जब मुझे खास लगा तो मेरे आदमियों को भी खास लगेगा पुर्तगाल में। तो उन्होंने मसाला को मार्केट में बेचा। जब मार्केट में बेचा ना, मसाला इतना महंगा बिका, मतलब ये समझ लो उस मसाले में उसको 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 60 गुना मुनाफा अर्थात अगर मान के चलो तुमने 1 रुपए में कोई चीज खरीदा तो उसको 60 से गुना कर दो, यानी कि 1 रुपए में खरीद के 60 रुपया तुमको मुनाफा हुआ। कितना क्या हुआ? मुनाफा। अगर 100 रुपया में खरीदा तो उसको 60 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 6000। 60 रुपए में कोई चीज तुम खरीदोगे, 6000 मुनाफा हो जाएगा। कौन ही बिजनेस नहीं करना चाहेगा, बताओ? करोगे कि नहीं करोगे? किसी किसी बुक में जो है ना, ये अलग अलग भी जिक्र है इन चीजों का। कोई कहीं पे लिखा है 60 गुना मुनाफा, कहीं पे लिखा है 22 गुना मुनाफा। तो अभी फिलहाल तुमको 60 गुना समझ के चलना है। और अगर कहीं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 60 आ गया, 60 मारना है, अगर 22 गुना आ गया तो 22 गुना मारना है, दोनों नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब 60 गुना मुनाफा, ऐसा कोई उस समय बिजनेस, उस समय की बात करो, अभी तक मैं बात कर रहा हूं, ऐसा कौन सा बिजनेस है बताओ जो 60 रुपया लगाए 6000 मिल जाए हमको? 60 रुपए लगाने के बाद 100 रुपए मुश्किल से आता है। 60 रुपए लगाया और 6000 रुपए मुनाफा। मुनाफा, पूंजी हटाओ, मुनाफा मतलब जानते हो ना, प्रॉफिट। इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ इसको। अब क्या हुआ, पुर्तगालियों ने सोचा क्यों ना भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जाए, क्योंकि भारत के पास मसालों का तो अंबार था। अब समझ में आया? वो चाहता नहीं था, जब वापस गया तब चाहने लगा कि अब भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जाए, क्योंकि अब उसको मसालों की अहमियत पता चल चुकी थी, उससे होने वाला प्रॉफिट पता चल चुका था। समझ में आया? यहां है स्टोरी। अब इसके बाद मैं आता हूं यहां पर कि अरबी के मूल व्यापारियों ने इसका विरोध क्यों किया। जब तक कि वास्को डी गामा भारत नहीं आया था, तो भारत के मसालों पर जो अधिकार था, उसके व्यापार पर जो अधिकार था, वो मूल व्यापारियों का था, अरबी का था। किसका था? अब हमको बताओ कि मैं जो हूं, जैसे मान लो हमसे कोई बिजनेस करता है, यही बिजनेस करता है हमसे कोई सामान लेता है, ये किताब लेता है हमसे, ठीक है, ये लेता है हमसे 40 रुपए में लेता है, और ये जाके बेच लेता है, चाहे जितना हम बेचे, इसको प्रॉफिट होता है। 40 रुपए में हमसे लिया, 100 रुपए बेच दिया, इसको 60 रुपए का हुआ प्रॉफिट। अब ये आ गया मेरे पास, ये कह रहा है कि हम आपसे 60 रुपए मिलेंगे। प्रॉब्लम किसको होगा? मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम तो उसको होगा, क्योंकि अब हम उसको ये बुक 40 रुपए में नहीं देंगे, क्योंकि ये 60 रुपए में लेने के लिए तैयार है। बात समझ रहे हो? तो बस बात यही है कि अरब के जो मूल व्यापारी है, वो पहले से भारत में व्यापार करता था। किन चीजों का? मसालों का। मसालों से लेकर और भी चीजों का व्यापार करता था। तो जैसे ही राजा जयबुरीन ने इनका स्वागत किया और पुर्तगाली भारत के साथ
मसालों के एकाधिकार मतलब मसालों के व्यापार में एकाधिकार स्थापित करना चाहता था। एकाधिकार का मतलब क्या हुआ? एकाधिकार एकाधिकार का मतलब ये हो गया कि मसाला आप मेरे अलावा किसी को नहीं दीजिएगा। अगर कोई आपको देने के लिए तैयार है, अब समझो वो ऐसा उन्होंने क्यों कहा हम अगर 1 रुपया में खरीदे, हमको 60 गुना मुनाफा मिल रहा है, तो हम उसको 10 रुपया देने के लिए तैयार है। 85 गुना मुनाफा कमाएंगे। हम 10 रुपया उसको देंगे, लेकिन दूसरे किसी को मसाला लेने नहीं देंगे। इससे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हुआ किसको? तो अरबी के मूल व्यापारियों को, अरब देश के मूल व्यापारियों को। इन्होंने विरोध भी किया। केरल के राजा जयमुन, केरल मसालों का शहर है, जान लो। सबसे पहले वो केरल में आया। केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है उस समय। इसीलिए हम कहे कि तुम ऐसा कोई जगह जब जाते हो जहां पर कि वहां का जो मशहूर चीज है तुम लेके आते हो, तो उस समय केरल जो है ना, मसालों का क्या कहा जाता है उसको? मसालों का देश को, या मसालों का बगीचा को, मसालों का जो को, फैक्ट्री को। सबसे ज्यादा मसाला का जो व्यापार है या मसाला का जो उपज है वो केरल में होता है। और इत्तेफाक से जो है वास्को डी गामा केरल पहुंच गया था, तो मसाला ही मसाला, इसलिए मसाला लेकर गया। उसका किस्मत जग गया, ऐसे समझो। अरब के मूल व्यापारियों ने इसका विरोध किया। विरोध करके क्या कर लोगे ये बताओ? एक राजा के विरोध करके कोई कर सकता है कुछ? तुम व्यापारी हो, राजा का विरोध करके क्या करोगे? जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी है, तुम उसको गाली दे दो, विरोध कर दो, कुछ कर दो, उसका कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ बोल सकते हो, उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हो, फैसला तुम नहीं कर सकते हो। मोदी को जिनको होगा जो चीज करना वही करेंगे, जो सही लगेगा। तो इन्होंने विरोध तो किया, लेकिन इसका कोई प्रभाव केरल के राजा पर नहीं पड़ा। अब आगे क्या हुआ? इनके साथ जो भारत का जो कनेक्शन था, भारत के साथ जो व्यापार का कनेक्शन था इसके साथ, ये कमजोर पड़ गया, ना के बराबर होने लगा। क्योंकि इसका व्यापार अब किसके साथ हो गया था? पुर्तगाली के साथ। किसके साथ? पुर्तगाली के साथ। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। भारत आने वाले, अब यहां से जो आगे सुनो, वास्को डी गामा गया। तो वास्को डी गामा के जाने के बाद जब लोगों को पता चल गया कि वास्को डी गामा ने मसाला, अच्छा तुम बाजार में मसाला बेचोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। लोग तो ये भी देखेंगे इतना ज्यादा प्रॉफिट, इतना जल्दी ये इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। हम लोग जन्मांतर से इतना दिन बीत गया, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है, ना ऐसा घर है, ये इतना जल्दी ऐसे अमीर कैसे बन गया। लोगों ने दिमाग लगाया, तो पता चला वास्को डी गामा तो भारत से आया है, ऐसा क्या चीज लेके आया है, मार्केट में बेच रहा है मसाला। लोगों को दिमाग खनक गया, समझ गया ये मसाला का, इसका मतलब मसाला भारत से लाया, व्यापार कर रहा है। दूसरा पुर्तगाली यात्री तैयार हुआ, बिना पूछे कहा अब चलो हम जाते हैं। दूसरा जो पुर्तगाली यात्री है, दूसरा पुर्तगाली यात्री जो भारत आया वो था अल्ब्रेज कैब्राल। दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? अल्ब्रेज कैब्राल। ध्यान से समझ लो, क्या नाम है उसका? अल्ब्रेज कैब्राल। और ये दूसरा पुर्तगाली यात्री है जो कि भारत आया। कहां आया? भारत आया अगर पुर्तगाल से, तो भारत क्या कर सकता है? क्या कहेगा? हम तुमको मसाला नहीं देंगे, मसाला से वास्को डी गामा को देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। सबको देने के लिए व्यापार जो भी आएगा, एक सही अगर बजट देगा, दाम, तो किसी को भी दे सकता है। अगर पुर्तगाल से ज्यादा मूल अरबी के मूल व्यापारी देते तो इनको भी दे सकते थे। अब दूसरा पुर्तगाली यात्री जो भारत आया, उनका नाम था अल्ब्रेज कैब्राल। और ये इसके जाने के 2 साल के बाद, 2 साल में तो सबको समझ में आ गया वास्को डी गामा क्या खुरापाती कर रहा है दिमाग से। 2 साल में जो इन्होंने अपने आप को बदला पुर्तगाल में जाकर, तो उससे लोग प्रभावित हुए। तभी जाके अल्ब्रेज कैब्राल सन 1500 ईस्वी में, ये जो अल्ब्रेज कैब्राल जो भारत आया, ये 1500 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? अच्छा 1498 में कौन आया था? वास्को। कौन आया था? वास्को डी गामा 1498 में आया, 1498 में। और दूसरा जो पुर्तगाली था अल्ब्रेज कैब्राल, वो 1500 ईस्वी में भारत आया। किस ईस्वी में? 1500 ईस्वी में। 1 मिनट रुक जाओ।
और कल समझाए थे, क्या समझाए थे कल, कि यहाँ पे बताए भी थे तुमको, ये रहा तुम्हारा स्पेन और पुर्तगाल, यहाँ पर ये यहाँ से आया था भारत, बहुत लंबी दूरी तय किया था, काफी टाइम लगा भी था जाने में। तो यहाँ से एक चीज और देखो, ये है ब्राजील, ये क्या है, ब्राजील, बात समझ रहे हो, ये ब्राजील है, ये जो येलो वाला तुमको दिख रहा है ये ब्राजील है, ठीक। और इसका कुछ क्षेत्र जो है ब्राजील, हाँ, तो यहां से जो अल्ब्रेच कैब्राल है, अल्ब्रेच कैब्राल, ये जो भारत का खोज करने के लिए निकला ना, तो उस क्रम में इन्होंने एक और देश का खोज किया था, और वो था ब्राजील। ब्राजील के बारे में किसी को पता नहीं था, तो ब्राजील का जो खोज करने वाला है वो अल्ब्रेच कैब्राल ही है। कौन है, अल्ब्रेच कैब्राल। उसी क्रम में इन्होंने, अब अल्ब्रेच कैब्राल ने खोज किया किसका, तो ब्राजील का खोज किया। किसका खोज किया, ब्राजील का खोज। अगर कहेगा ब्राजील का खोज किसने किया, क्या कहोगे, अल्ब्रेच कैब्राल। किसने किया, अल्ब्रेच कैब्राल ने। ध्यान रखना इस बात को, नाम भूलने वाला आता है, ऐसा ऐसा कठिन नाम आएगा जो जिह्वे पे अच्छे से बैठता नहीं है, तो बार बार उसका उच्चारण करोगे, बार बार। एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई थी, कौन आई थी भारत कंपनी सबसे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत कब आई थी, 1498 ईस्वी में। कब आई थी, 1498 ईस्वी में, कल ही बताए थे, बोलना इसको रिपीट करना थोड़ा सा। सबसे पहले भी आया था यही, सबसे लास्ट में भी जाने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी था। सबसे अधिक वर्षों तक इसका मतलब यही रहा। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देशों ने जिम्मेवारी लिया भौगोलिक खोज का। कौन कौन सा देश था, स्पेन और पुर्तगाल। कौन कौन, पुर्तगाली यात्री पहला जो भारत खोजने के लिए निकला था कौन था, बार्थोलोम्यू डियाज। कौन था, 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में उन्होंने किस चीज का खोज किया था, कैप ऑफ गुड होप। बताए थे, जब वो निकला तो कैप ऑफ गुड होप से ही वापस रिटर्न चला गया था वो, उन्होंने इससे अधिक कुछ नहीं खोज किया था। बार्थोलोम्यू डियाज, नाम याद रखना, सन 1487 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप का खोज किया था। उसी कैप ऑफ गुड होप को हिंदी में कहते हैं आशा अंतरिक्ष द्वीप कहते हैं। ओके, स्पेन के जो यात्री थे दोबारा जो निकला, कोलंबस। कौन था, इन्होंने 1492 ईस्वी में, यानी इससे 5 साल के बाद अमेरिका का खोज किया। किसका, अमेरिका का खोज किया। अमेरिका को इन्होंने क्या कहा, नई दुनिया। वहां के लोगों को क्या कहा, रेड इंडियन कहा। उसके बाद जब पुर्तगाली यात्री जो था वास्को डी गामा, वो 1498 ईस्वी में आया। गुजराती पथ प्रदर्शक, क्या नाम था उसका, अब्दुल मुनीद। उसी की सहायता से उन्होंने किसको खोजा, भारत के लिए समुद्री रास्ता, या भारत को कहो, भारत को खोजा उन्होंने अपने लिए। भारत का खोज नहीं किया, भारत का खोज किया नहीं, भारत को खोजा उन्होंने अपने लिए, ठीक है। और उसे सफलता भी प्राप्त हुआ, पहली बार वास्को डी गामा को ही। सर्वप्रथम वो केरल के मालाबार तट पर पहुंचा। भारत के पश्चिमी भाग में है ये मालाबार तट, ठीक है, जो कि कालाकट के स्थान पर पड़ता है। वास्को डी गामा का स्वागत जो है केरल के राजा जयमोरिन ने किया। किसने किया, इसका विरोध किसने किया, अरब के मूल व्यापारियों ने। किसने किया, मूल व्यापारियों ने। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री बता दो। अब अभी जस्ट लिखे हैं, अल्ब्रेच कैब्राल। कौन, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री। अगर पूछेंगे तो क्या बताओगे, भूल जाओगे। कब भूलोगे, कल या आज ही, छुट्टी के टाइम हम पूछेंगे कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था। फिर से एक बार बताओ। अच्छा ठीक है, अल्ब्रेच कैब्राल। कब आया था, 1500 ईस्वी में ही आया था। और यही अल्ब्रेच कैब्राल ने किसका खोज किया था, ब्राजील का। किसका, ये पॉइंट आज का एक वीवीआई पॉइंट है, इसको मत भूलना कि अल्ब्रेच कैब्राल जो है वो 1500 ईस्वी में भारत आया था और इन्होंने ही ब्राजील का खोज किया था। जबकि ये दूसरा ऐसा पुर्तगाल के थे यात्री जो भारत आया था, दूसरा। पहला तो वास्को डी गामा है, दूसरा ये है जो कि 1500 ईस्वी में आया था। वीवीआई पॉइंट है आज का। वास्को डी गामा जब यहाँ से गया था अपने साथ क्या लेकर गया था, बताओ।
मसाला, क्या लेके गया था? मसाला। अब वहां पहुंचने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद, अब वो चाहता था मसाला का क्या चीज करने, व्यापार करने के लिए भारत के साथ। अब बताओ, जिसको 60 गुना मुनाफा होगा भारत से मसाले को लेकर, क्या वो वास्को डिगामा दोबारा भारत नहीं आएगा? जब उससे पहले अल्ब्रेच कैब्राल आ गया तो वास्को डिगामा आएगा कि नहीं आएगा? 60 गुना प्रॉफिट, 2 साल सोचने में लग गया। अब 2 साल के बाद जो आएगा वो किसी विशेष प्रोग्राम के साथ आएगा, क्योंकि इस बार अगर 10 केजी लेके गया होगा मसाला, अगले बार सोचेगा कम से कम 1 क्विंटल मिल जाए तो वहां जाके अरबपति बन सके। ऐसा, क्योंकि भारत क्या था, मसालों का एकदम, केरल खास करके मसालों का क्षेत्र था, सबसे ज्यादा वहां उपज होता था केरल में मसालों का। तो वास्को डिगामा यहाँ से ले गया था मसाला, चलो अच्छी बात है, 60 गुना प्रॉफिट भी हुआ। ये शायद लिखाए नहीं होंगे, हम नोट करवा देंगे। पुर्तगालियों ने ये लक्ष्य बना लिया कि भारत के साथ मसालों का व्यापार करना है। अब यहां से एक वीवीआई पॉइंट और, जैसे ही, ध्यान देना, जैसे कि समझने वाली बात है, कोई भी जो संस्थान चलता है, कोई भी जो व्यापार चलता है, कोई भी जो मार्केट चलता है, कोई भी राज्य या कोई भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक हेड होता है। जैसे यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट, विद्यार्थियों को चलाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ कि नहीं? यहाँ पे मैं हूँ, मैं जिस तरह से कहूँगा तुमको उस तरह से, तो मैं कहूँगा तुम वहाँ बैठो तो वहाँ बैठोगे, यहाँ बैठोगे यहाँ बैठोगे, अपनी मन मर्जी तुम नहीं कर सकते हो नहीं, बात है कि नहीं? अब हुआ क्या कि जो ये मसाले का व्यापार पूर्ण रूप से पूरे पुर्तगाल में छा गया, ठीक है, मसालों का व्यापार। क्योंकि एक व्यक्ति अगर मसाला लेकर जा रहा है तो एक होता है होलसेलर और एक होता है रिटेलर, बात समझ रहे हो? अगर मैं 1 कुंटल मसाला लेके चला गया तो मैं अकेला तो नहीं बेच पाऊंगा उसको, हम 2 रुपया कम में, 10 रुपया कम में छोटे मोटे दुकानदार को दे दूंगा, वो अपना बेचेगा, बात समझ रहे हो? तो होलसेलर से रिटेलर में बदला। अब यहाँ पर क्या है कि वो जो मार्केटिंग बना मसालों का, उस मार्केटिंग को नियंत्रण में रखने के लिए, नियंत्रण मतलब किसी में मारपीट झगड़ा लड़ाई ना हो, कानून का उल्लंघन ना हो, मसालों का व्यापार अच्छे से चल सके, पुर्तगालियों ने इसके लिए मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक पद लाया, एक पद। उस पद को कहते हैं हम इसको कहते हैं, या तो वहां की भाषा में गवर्नर कहते हैं या वायसरा कहते हैं, ठीक है? पुर्तगाली गवर्नर भी बोल सकते हैं या वायसरा भी बोल सकते हैं। पुर्तगाली गवर्नर, या इसको हम वायसराय भी बोलते हैं, वायसराय, ध्यान देना, वायसराय। पुर्तगालियों ने एक पद लाया, उस पद का, वो पद कौन सा था भाई? तो वो पुर्तगाली गवर्नर का पद था। मतलब कि अब यहाँ पर क्या है, इस मार्केटिंग को चलाने के लिए, मसालों का व्यापार भारत के साथ जो संबंध बना है उसको अच्छे से चलाने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए, देखो किसी भी क्षेत्र में जब बहुत ज्यादा मार्केटिंग उभर कर आ जाए, बहुत से लोग आ जाए, तो उसको नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक मालिक का होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, बात समझ रहे हो? इसलिए एक कानून बनाया। कानून क्या है वो आगे जानेंगे, लेकिन कानून के मालिक जो बना वो एक गवर्नर या वायसराय का पद है। जैसे हमारे यहाँ पद होता है प्रधानमंत्री, होता ही नहीं होता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसी तरह से ये पद है, गवर्नर का पद या वायसराय का पद। सबसे पहला जो गवर्नर बना वो था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। पुर्तगाल के, क्या हंस रही है नाम सुन के, नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ध्यान देना, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ये जो है ना फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ये पहला गवर्नर था पुर्तगाल का। कौन था ये? कौन? पहला गवर्नर या पहला वायसराय तुम बोल सकते हो। कहां का? पुर्तगाल का। क्यों बना ये गवर्नर अल्मोड़ा? ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा है, शॉर्टकट में अल्मोड़ा भी बोल सकते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ये गवर्नर इसको क्यों बनाया गया? मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। क्या करने के लिए? किस पर नियंत्रण? मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए
पुर्तगाली गवर्नर का पद लाया। अच्छा, ये भी जानने वाली बात है कि आखिर ये पद स्थापित कब किया गया? 1505 ईस्वी में। कब किया गया? 1505 ईस्वी में। ध्यान रखना, किस ईस्वी में? 1505। अब सुनो, शुरू से देखो। 1498 में वास्को डी गामा भारत मसाले लेकर गए हो, वहां से फिर 1500 ईस्वी में अल्बेरिज कैब्राल 1500 ईस्वी में। इस दरमियान में 5 साल तक यही सब चलते रहा, मसाला लेना जाना बेचना। तो 5 साल में व्यवस्था गड़बड़ा गया। सभी ने मीटिंग किया कि क्यों ना एक पद लाया जाए गवर्नर का, वो जो कहेगा वही हम लोग करेंगे, उसी हिसाब से मसाला लाएंगे, मात्रा के अनुसार उसी तरह से हम लोग बेचेंगे, एक दाम में बिकना चाहिए, कोई दाम नहीं तोड़ेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, काफी तरह का कानून। इसके लिए पहला गवर्नर का जो पद था वो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को बनाया गया 1505 ईस्वी में। फिर से रिपीट करो इसको, 1500 कौन बना? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। लेकिन ध्यान देना, ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा प्रथम। लेकिन ये ज्यादा दिन तक रहा नहीं कहो या फिर कहो तुम इसे रहने नहीं दिया, क्योंकि हम बताओ तुमको हम बना देंगे मुख्यमंत्री, तुम जनता के साथ अन्याय करने लगोगे, उल्लंघन करने लगोगे, मुखिया ही बना दिए तुमको। तुम अच्छा काम करोगे तभी तुमको अगले बार फिर बनाएंगे 5 वर्ष के बाद। अगर तुम अच्छा काम करोगे नहीं, सरकार तुमको देगी राशि, तुम खुद ही खा जाओगे, जनता को भूखे मारने लगोगे, तुमको दोबारा कौन वोट करेगा? करेगा कोई नहीं। तुम एक बार पढ़ने के लिए आ गया हमारे पास, तुम्हारा रिजल्ट हम खराब कर देंगे, तुम दोबारा क्यों आओगे मेरे पास पढ़ने? नहीं आओगे। हाँ, अच्छा करेंगे तो 8वां में पढ़ा, 9वां में पढ़ा, तुमको मैट्रिक में अच्छा नंबर दिए, हम रिजल्ट बेहतर दिए, तुम इंटरों में पढ़ा, इंटर में अच्छा रिजल्ट दिए, कंपटीशन में भी पढ़ने आए हो, वो सब भी है, ऐसा है कि नहीं? अगर तुम्हारा रिजल्ट हम खराब कर देते, पढ़ाते ही नहीं बेहतर, तो तुम क्यों आता हमारे पास? बस यही बात है। यहाँ पर जो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा है, पहला गवर्नर तो बना, लेकिन ये ज्यादा दिन तक रह नहीं पाया। ये 1509 ईस्वी तक ही रहा, मतलब 4 वर्ष तक ही रहा। 4 वर्ष रहा, 4 वर्ष ही रहा। 4 वर्ष रहने का मुख्य कारण क्या है? इन्होंने काफी कुछ यहाँ पर किया। क्या किया? ध्यान देना। अल्मोड़ा ने सबसे पहले क्या किया जान लो, समुद्र पर कब्जा कर लिया। और समुद्र पर कब्जा कर कर एक इन्होंने नीति अपनाया, उसे कहते हैं नीला जल की नीति। नीला जल की नीति, ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा फोकस करना। इन नीला जल की जो नीति है, इसे नीला जल का जो नीति है, इसे अपनाने वाला था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। मतलब इसका मतलब हो गया समुद्र पर कब्जा, समुद्र पर कब्जा। अब कब्जा का मतलब समझ लो, तुमको तो गवर्नर बना दिए, इसका मतलब क्या होता है? तुम अब जनता से ठगने लगोगे, जो समुद्र में आता है जाता है सबको तुम जबरदस्ती रोक के उसे टैक्स निकालते हो, टैक्स निकालो, ये काम करते हो, इतना कमाते हो, निकालो। सबके साथ जबरदस्ती, दूसरे के साथ साथ अपनों से भी जबरदस्ती होने लगा। पुर्तगाल के जो भी व्यापारी जाते थे आते थे, सबसे टैक्स एक्स्ट्रा लेने लगा। किसी को पसंद नहीं हुआ इसका ये नीति, नीला जल का नीति। समुद्र पर कब्जा कर लिया इन्होंने। समुद्र पर कब्जा क्यों कर रहे हो? तुमको तो बनाया गया गवर्नर किस लिए? व्यापार को स्थापित अच्छे से चलाने के लिए। लेकिन इन्होंने तो अगर अलग ही नीति अपना दिया। यहाँ पर अगर तुम किसी को वार्ड बना दो, उसका अलग ही नीति होता है, 10,000 दो, तब तुम्हारा पास हो जाएगा इंदिरा आवास। अब उसको दोबारा कौन वोट करेगा? बताओ, करेगा? नहीं करेगा। एक तो वृद्धा पेंशन बनाएगा 2,000 रुपये, छोटा मोटा चीज, बाढ़ पीड़ित वाला पैसा आता है उसमें 2,000। किस लिए बने हो वार्ड? क्यों तुमको वोट किए? अब हम किसी राजनेता को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। जिस राजनेता को हम दिन रात सपोर्ट करके साथ में घूमे, उसके साथ में दिन रात 1-1 बजे रात तक, कल वोटिंग है, आज 1 बजे रात तक उसके साथ घूमे, हमको नहीं छोड़ा है। यहाँ तक ये होना चाहिए कि 3-4 ठो खटा है मेरे साथ में, इसको छोड़ देते हैं, मेरे तक को नहीं छोड़ा। हमसे भी पैसा लिया कोई भी काम करवाने में। बगल में घर है, हम बोल रहे हैं ये बात का घर, सुनेगा तो वो भी बढ़िया है, हमको तक नहीं छोड़ा। जबकि हम अपने हाथ से 50 वोट दिए होंगे, जितवो किया है 50 वोट से, कौन उसको दोबारा वोट करेगा? वो देना तो दूर की बात है, सपोर्ट करेंगे। एक आदमी अगर तुम्हारे खिलाफ हो गया तो 1 वोट नहीं गया, कितना वोट उस हाथ में था तुमको पता नहीं है।
जितना विद्यार्थी है, मान के चलो 100 विद्यार्थी अगर मेरे दायरे में है, 100 विद्यार्थी के गार्जियन से मिलेंगे, अगर उसको कहेंगे, तो टीचर में ऐसा होता है एक प्रॉपर्टीज कि टीचर सबके बात को थोड़ा जल्दी गार्जियन मानते हैं। अगर 100 को घर में हम जाके बोलेंगे तो पक्का है 2500 को आदमी मेरे सपोर्ट में जरूर खड़ा होगा, मेरे अनुसार वोट जरूर करेगा। अगर एक बार कह देंगे नहीं देने तो सर पट्टे तब नहीं देगा, खत्म है कहानी। इसलिए नीला जल की नीति का अवलंबन किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। बोलोगे किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने किस नीति को अपनाया? नीला, इसका मतलब समुद्र पर कब्जा कर लिया। इसलिए इसको जो है 1505 में बनवे किया था और 1509 ईस्वी में इसको हटा दिया गया। यानी कि यहां से 1505 से 1509 तक ही रहा। गवर्नर के पद पे पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ये 1505 से 1590 तक रहा है, 1509 तक ही रहा। और एक बात जान लो, समुद्रों पर कब्जा कर लिया। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा किया, जिस कारण पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाने लगा। पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाने लगा। अब यहां पर क्या हुआ? आया दूसरा गवर्नर, दूसरा गवर्नर किसी को पता है दूसरा गवर्नर कौन था? कौन था दूसरा गवर्नर? शॉर्टकट में बोलते हैं उसको अल्बुकर्क, लेकिन अगर पूरा नाम कहा जाए, पूरा नाम उसका, तो उसका पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ध्यान दो, मैं लिख देता हूं यहां पे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। याद रहेगा नाम? याद रहेगा? थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करके रखो ना, याद रह जाएगा। क्यों नहीं रहेगा? याद रहेगा। इतनी से हम सोच रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन उसको याद रखो। ज्यादा खाकर उल्टी करने से अच्छा है कम खाकर पचा लो। बात समझ रहे हो? ज्यादा खाना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। पता चलता है इतना ज्यादा पढ़ लिए, उसमें याद कुछ नहीं है। इतना सही पढ़ो डेली, लेकिन पढ़ो। हम बताए थे ना, रेगुलर रहो किसी भी चीज में। एक दिन तुम फतेह हासिल कर लोगे, खरगोश जैसा दौड़ोगे, रास्ते में जाकर रुक जाओगे, पता चलेगा कछुआ जीत गया, तुम दौड़ते रह गया। इसलिए खरगोश नहीं, कछुआ बनना है। क्या बनना है? धीरे धीरे ही चलेंगे, लेकिन डेली चलेंगे। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, तब तक नहीं रुकना है जब तक कि मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते हो। समझ रहे हो बात को? रास्ते में रुका तो खरगोश वाला हाल हो जाएगा, इसलिए कछुए वाला हाल रखो। मैंने कल, मेरे एक स्टूडेंट आई मिलने के लिए, तो उनको कहा, मैंने कहा कि जानते हो एक विद्यार्थी को अगरबत्ती की तरह होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं सर, एक विद्यार्थी को दीपक की तरह होना चाहिए। तो फिर अब दोनों बहस चलने लगा। तो पहली बात, अगर विद्यार्थी हो, एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा टीचर कितना भी कम जाने या ज़्यादा जाने, टीचर के सामने हमेशा मूर्ख बन के जाओ। क्या बन के? इससे तुम्हारी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तुम्हारे साथ साथ टीचर की भी, सबकी। वहाँ पे अपना मत तो दे सकते हो, वो भी पूछने पर, लेकिन जो अंतिम फैसला होता है और एक नीति होता है, शिक्षक का ही अच्छा लगता है। अब उन्होंने कहा एक दीपक की तरह होना चाहिए, तो मैंने कहा आंधी आएगा तो कहाँ जाओगे? बुझ जाओगे ना। लेकिन अगरबत्ती बुझेगा आंधी से? दीपक तो बुझ जाएगा। लेकिन अगरबत्ती में वो शक्ति है कि कितना भी आंधी क्यों ना आ जाए, कितने भी अंधेरे में उसको रख दो, जब तक उसके शरीर में खून का एक कतरा रहेगा तब तक वो लड़ता रहेगा, हारेगा नहीं। मर जाएगा लेकिन हारेगा नहीं। और दीपक में तेल रहते बुझ सकता है। एक विद्यार्थी को दीपक की तरह नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक को अगर दीपक की भांति हो तो अलग बात है। तो विद्यार्थी शिक्षक में अंतर है ना, इस बात को याद रखना। अगर अपने गुरु के पास जाओ, आज भी मैं अगर गुरु के पास जाता हूँ ना,
अबोध बन के, अज्ञानी बन के, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ सीखने को मिल जाए 2 शब्द तो वही बेहतर है। वहाँ हम क्या बता सकते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है वहाँ बताने का। चाहे मैं अपने गुरु के सामने कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना बन जाऊँ, वहाँ जाने के बाद जो सुकून महसूस होता है वो तीनों लोगों में और कहीं नहीं हो सकता है। माँ के पास, गुरु के पास और पिता के पास जो सुकून महसूस होता है उनके चरणों में, वो और कहीं नहीं होता है। अगर IAS भी बन गया, खूब जानते हो हमसे, लेकिन फिर भी हमारे सामने आओ तो मूर्ख बन के आओ, अच्छा लगेगा, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बरसेगा। बात समझा? ये कहना चाहते हैं। वैसे चलो, तो नीला जल की नीति का अवलंबन करने वाले थे फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। क्या ये कब बना था? वायसराय कब बना था? रहा कब तक? 1509 ईस्वी तक, 4 वर्ष रहा। ठीक है। नीला जल की नीति मतलब समुद्र पर कब्जा। दूसरा गवर्नर जो बना वो कौन था? अल्फांसो डी अल्मोड़ा। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? याद रहेगा, पहला अल्फांसो डी ये फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। दोनों नाम को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे ध्यान से एकदम जैसे मेडिटेशन करते हैं वैसे याद रखो। पहला फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा और दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दोनों नाम याद रखो। पहला नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। नाम याद रखोगे ना, बाकी सब कुछ तुमको अपने याद आ जाएगा। और दूसरा अल्फांसो, कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हड़बड़ाने की बात नहीं है, बार बार पढ़ो ना, याद हो जाएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दोनों कौन थे? अल्बुकर्क। ये दोनों कौन था जानते हो? गवर्नर, या इसको वायसराय बोलो। कहाँ का गवर्नर? पुर्तगाल का। कौन का? क्यों, क्या करता था ये? व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करता था, अच्छे से चलाते थे। लेकिन ये तो नहीं रहा। ये रहा कब तक? तो 1505 से 1509 ईस्वी तक। पक्का है अगर ये 1509 ईस्वी तक रहा तो ये जो नया बना 1510 में तो नहीं बना होगा, 90 में ना बना होगा, 1509 में ही ये बना। लेकिन ज्यादा दिन तक ये भी नहीं रहा था, लेकिन जब तक भी रहा था अब उसके बारे में जान लो। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, ये 1509 ईस्वी में रहा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, और 1505 ईस्वी तक इस पद पर रहा। तो सॉरी 1515 ईस्वी तक, यानी कि ये 1509 ईस्वी तक, सॉरी 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा। 9 में बना ना, लेकिन 1515 तक रहा। पहला कब बना था? रहा कब तक था? दूसरा कब बना? रहा कब तक? पहला कौन बना था? पहला कौन बना था? दूसरा कौन बना था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तुम इसको अल्मोड़ा शॉर्टकट में इसको अल्बुकर्क बोल सकते हो। पहला कौन बना था? फिर से रिपीट करो इसको। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। बोलो। खा के नहीं आए हो क्या? तुम्हारा तबीयत ठीक है, मेरा तबीयत खराब है, फीवर है, सही खराब नहीं रह पाता, फिर भी तुमसे ज्यादा आवाज है मेरे पास, फिर भी तुम्हारा आवाज कम आ रही है। बताओ, आवाज से ज्यादा आना चाहिए। क्या पहला कौन था? फ्रांसिस्को डी, पूरा नाम बोलो। कब बना था? रहा कब तक? दूसरा कौन बना? फ्रांसिस्को एक के बार बोलना, दूसरा में अल्फांसो आ जाता है। फ्रांसिस्को के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरा कौन? बोलो। कब तक, कब से कब तक रहा? 1509 से 1515 ईस्वी तक इस पद पर रहा। लेकिन जानते हो ये जो अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क टाइम, हाँ, ये जो अल्बुकर्क है ना, अल्बुकर्क ये थोड़ा विशेष व्यक्ति है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इस मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई भारत में, उसमें अगर बात करें हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क की, इसे पुर्तगाली साम्राज्य का, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक
किसका? अच्छा, पहले जो जब तक ये फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था ना, जब तक, तब तक ज्यादा पुर्तगालियों का ज्यादा दबाव नहीं था भारत के ऊपर। बस आओ मसाला लेकर जाओ, ज्यादा तुम यहाँ अपना तितरबाजी नहीं दिखा सकते हो। लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर का दिमाग कुछ अलग तरह से चालू था। जैसे तुम किसी को बैठने के लिए अगर दे दो, ट्रेन में अगर जा रहे हो, बैठने के लिए थोड़ा सा बैठने दीजिए, पहले इसे बैठेगा, थोड़ा सा लेगा, थोड़ा सा और तुम पैर जैसे खिसकाया, उस जगह उसका हो गया, थोड़ा सा और वो खिसकेगा, पता चलेगा तुम पैर मोड़ा, आगे तुम्हारा पैर होगा ही नहीं। थोड़ा सा अगर और मुड़ गया तो अच्छा से बैठ जाएगा बढ़िया से। कहीं अगर तुम पानी तानी पीने गया, पता चलता है कि वो सो गया। इसलिए किसी को अगर अपना सीट दो, सोच समझ के दो, नहीं तो सोने में जल्दी, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, विलंब नहीं करेगा। तो ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये व्यापार तो करवा रहे थे किसके साथ? भारत के साथ, मसालों का। लेकिन इसका दिमाग दूसरे क्षेत्र में भी काम कर रहा था, एक विशेष क्षेत्र में। ऐसा ऐसा नीति इन्होंने अपनाया, ऐसा ऐसा नीति अपनाया भारत के साथ कि समझो कि जबरदस्ती भारत को तोड़ना पड़ा रिश्ता, भगाना पड़ा इसको, विरोध करना पड़ा इसका। कुछ चीजें ही ऐसा होता है कि तुमको एहसास नहीं होगा, लेकिन तुमको अंदर से खाते जाएगा, तुमको महसूस नहीं होने देगा। उसी में था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कुल मिलाकर अगर बात करें 1509 से 1515 तक रहा, 6 वर्ष तक रहा। इस क्रम में इन्होंने क्या क्या किया, जरा इसका करतूत सुन लो। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में जो है बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। मतलब पहला अपना साम्राज्य बनाया। साम्राज्य मतलब घर, किसी को दिया तूने रहने तो घर बनाया, झोपड़ी बनाएगा पहले, उसके बाद धीरे धीरे पक्का का मकान बनाएगा, धीरे धीरे अपना साम्राज्य बसा लेगा। अंग्रेज भी ऐसे ही शासन किया है। पुर्तगाली जो है, इन्होंने जब अपना साम्राज्य बसाया तो इन्होंने क्या किया, 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान, उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। ये जो यूसुफ आदिल शाह है, ये यूसुफ आदिल शाह जानते हो कौन थे? यूसुफ आदिल शाह एक राजा थे गोवा का, गोवा का राजा। गोवा जानते हो कि नहीं जानते हो? गोवा को जानते हो, अभी भी नाम गोवा ही है। उसमें गोवा का राजा था कौन? यूसुफ आदिल शाह। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फांसो डी अल्मोड़ा ने इस पर हमला किया और इससे ये जो गोवा है इसको छीन लिया। मतलब अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। मतलब कि बीजापुर के एक सुल्तान थे, ध्यान से समझो, बीजापुर के एक सुल्तान थे, उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम था? उसका अधिकार था गोवा पर। किस पर अधिकार था? गोवा पर। इन्होंने क्या किया, अल्फांसो डी अल्मोड़ा ने इससे जो है अलग अलग नीति अपनाकर गोवा को छीन लिया युद्ध करके। किस चीज को छीन लिया? गोवा को छीन लिया। और ये गोवा को जो छीना था ना, ये 1510 ईस्वी में छीना था, 1510 ईस्वी में। मतलब 1509 में बना, एक साल के बाद गोवा पर अधिकार जमा लिया, पूरा गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया। कोई बात नहीं, एक गोवा को छीन लेने से कोई भारत का सम्राट नहीं बन सकता है। भारत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, यूं ही इसको सोने की चिड़िया नहीं कहा गया, ठीक है। एक छोटा सा जख्म हो जाने से इंसान मर नहीं जाता है, उसे सहन शक्ति होती है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शहर गोवा, बीजापुर शहर के एक जगह है जो है स्थान है गोवा को छीन लिया। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। किससे छीना? यूसुफ आदिल शाह से छीना। किससे छीना? कौन था यूसुफ आदिल शाह? बीजापुर के सुल्तान थे। अधिकार किस पर था बीजापुर के सुल्तान का? गोवा पर। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से क्या छीन लिया?
गोवा छीन लिया कब? 1917 नहीं छूटेगा। 1510, 400 वर्ष बीत गया क्या? अभी 1498 पारे किए हैं, 1505 करके 9 आए हैं, 9 से 1515 पे आए। लेकिन 21 साल के बाद गोवा को छीना था, ध्यान रखना इस बात को। 1510 ईस्वी में जो है बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। और इसके बाद आगे 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 सुनो क्या है, जानते हो ससुराल में सबसे ज्यादा पूछ किसका होता है? जमाई का। किसका होता है? बेटा की बात नहीं मानेगा, लेकिन जमाई अगर कुछ बोल दिया तो उसका बात मानने के लिए सास और ससुर को तैयार होना पड़ता है, क्योंकि बेटी का सवाल है। ये चीज नहीं दीजिएगा तो उसके बाद समझ जाइए कि बेटी के साथ क्या होगा। 3 तलाक होगा कि 4 तलाक होगा, कि खाने अच्छा से देंगे कि नहीं देंगे, कि काम करवाएंगे, अलग अलग। अच्छा, माँ जो है ना, माँ और पिता जमाई का बात मान लेते हैं, मजबूरन मान लेते हैं। जो तिलक मांगता है वो तो देवे करता है, उसके बाद जो अगर सोना के अंगूठी के लिए रूस जाए देना पड़ जाता है, जो कि तिलक से ज़्यादा हो जाता है। तिलक बात हुआ था 1 लाख एगो बुलेट में, और उसके बाद वहाँ पे बोल दिया हमको घड़ी रेडियो भी चाहिए, सोना का अंगूठी चाहिए, महफिल में देना पड़ जाता है। नहीं दोगे तो घूम के बाराती जाएगा तो बाराती का इज्जत नहीं जाएगा, लड़की वाला का इज्जत जाता है, देना पड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये स्टोरी क्यों समझाए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने एक नीति अपनाई। कौन सी नीति? पुर्तगाली जो था, पुर्तगाली सभी पुर्तगालियों को, युवाओं को कहा कि तुम लोग भारत के महिलाओं के साथ शादी करो। देखो कैसा दिमाग लगाया। भारत के सबसे पहले केरल में के आसपास जो भी महिलाएं हैं ना, महिलाएं मतलब जो शादी करने योग्य है, उससे शादी करो। किसी तरह से शादी करोगे तो उसके घर पर तो हमारा ही कब्जा हो जाएगा, जो कहेंगे वही सुनेगा। यही हुआ, क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। ये तो फिल्म वाला डायलॉग हो गया, जो कहते हैं वो सुनो। अब जो जिस दाम में कहेंगे उस दाम में दोगे, जो कहेंगे वो करोगे। बात समझ रहे हो? फिल्म वाला डायलॉग हो गया। तो पुर्तगालियों को इन्होंने, अच्छा ये तो मालिक है, ये तो गवर्नर है, ये तो जो कहेगा वही सुनना पड़ेगा। अब इन्होंने एक नीति बनाया कि जो भी बिजनेस करना चाहते हो ना, जो अच्छा इसके इजाजत के बिना पुर्तगाल से भारत कोई आ भी नहीं सकता है, क्योंकि ये तो गवर्नर है। जो भी भारत आओगे मसालों का व्यापार के लिए, सबसे पहले उसको भारत के महिलाओं से शादी करना पड़ेगा। सोच लो, करोगे शादी? फायदा तो इसको भी नहीं था, ये तो मालिक है। शादी करने के लिए तैयार हो, क्यों नहीं होगा भाई? एक 60 गुना मुनाफा, 60 रुपया लगाओ, कितना पाओ? 100 लगाओ तो 60, 6000 रुपया पाओ। मतलब अगर गलती से 60 रुपया लगा दिया तो गुना कर दो इसको किससे? 60 से, कितना हो जाएगा? अरे गलती हो गया क्या? हाँ 600, मुश्किल से अगर 600 लगा दो तो सीधे 60,000। कितना? बाप रे, इतना ज्यादा मुनाफा। तो विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, शादी हुआ भी, बहुत सारी महिलाओं से शादी हो गया। लेकिन जब इन्होंने अपना कूटनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लोगों को पता लगने लगा अंदर ही अंदर ये चाहता क्या है, क्यों ये पुर्तगाल के व्यक्ति हमारे यहाँ फ्री में। अच्छा, शादी अगर फ्री में करने लगे बेटी की, यहाँ पैसा नहीं लगे, तब तो और भी बेटी वाला खुश। थोड़ा मोड़ा टेढ़ा टेढ़ा भी होगा लड़का, कोई दिक्कत ना है, 2-4-5 लाख बच रहा है ना, कुछ ले नहीं रहा है, तैयार। लड़का कलो है ना, कल उठो, लड़की अगर बहुत सुंदर भी है तो करने के लिए तैयार हो जाएगा, टका पैसा बच रहा है। तो यहाँ तो खैर विदेशी का बात था, कहा कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। आश्वासन क्या दे रहा था, देखो अब हम पुर्तगाल में, मतलब भारत में ही रहना है, भारत के ही बसेरा बन चुका था, यहीं रहेंगे। शादी करवा दिया, बहुत सारी शादियाँ हुई। तो वहाँ के भारत के लोगों को ये पता चल गया इसकी नीति का, कि इन्होंने गलत गलत नीति अपनाना स्टार्ट कर दिया, अधिकार जमाना स्टार्ट। अधिकार समझते हो? अधिकार है तुम्हारा, हम तुमसे मसाला खरीद रहे हैं, लेकिन अब अधिकार हम जताने लगे, हम जो कहने लगे वो तुमको सुनना पड़ रहा है। अब लोगों को इस बात का भनक लग चुका था, लोगों ने इसका विरोध भी किया, शादी करना बंद कर दिया पुर्तगालियों के साथ। ठीक है, पुर्तगालियों के साथ, पुरों के साथ शादी करना बंद कर दिया। यहां तक पॉइंट हो चुका है। अच्छा, कुछ चीजें अच्छा भी किया था ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इन्होंने कुछ चीजें अच्छा भी किया था। क्या किया था?
तो भारत में सती प्रथा का अंत किया था। खैर इस चीज़ को हम अगले दिन समझेंगे, अभी तो आज दूसरी क्लास है, तो दूसरी क्लास है तो इतनी सारी चीज़ें समझिए। अब रही बात इसको नोट करने की, फटाफट लिखना स्टार्ट करो। कल कहाँ तक लिखा था बताओ? लिखो, इसका विरोध अरबी मूल व्यापारियों ने किया। इसका विरोध अरबी मूल व्यापारियों ने किया। हाँ, पॉइंट आगे कल लिखा चुके हैं, आधा नहीं लिखे हो तो लिख लेना। लिखा? अगला पॉइंट, भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री, भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री, द्वितीय पुर्तगाली यात्री, द्वितीय पुर्तगाली यात्री स्पेलिंग बोर्ड पे लिखा हुआ है और जानते ही वो कौन था? कौन था? अल्ब्रेज। दूसरा वो नहीं समझ आना गवर्नर, भारत जो आया था पुर्तगाल का दूसरा, उसकी बात कर रहे हैं। अल्ब्रेज कैब्राल वहां लिखा हुआ है, देख लो। इन्होंने ही ब्राजील का खोज किया था। तो अल्ब्रेज कैब्राल था जो, उसी में लिखना है, जो अल्ब्रेज कैब्राल था जो 1500 ईस्वी में भारत आया था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। इन्होंने ही ब्राजील की खोज किया था। इन्होंने ही ब्राजील का खोज किया था। खाली पॉइंट जो लिखा है ना उसको पढ़ते रहोगे। जो भी पॉइंट लिखो ना उसके बीच एक लाइन छोड़ो ताकि तुमको पता चले पॉइंट है। हिस्ट्री के तो मतलब कि कहानी की तरह नहीं लिखो, एक लाइन छोड़ के पॉइंट लिखो, क्योंकि पॉइंट नोटेड पॉइंट लिखा रहे हैं। ये पॉइंट तुम मिला लेना लूसेंट से, बिल्कुल हटके होगा, पक्का है। 30% एक्स्ट्रा ही लिखाएंगे हम डिटेल में। जब तक तुम डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो समझ लो ये मतलब कि एक्चुअल नॉलेज होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यही सिलेबस दरोगा में भी है, जो बिहार पुलिस का सिलेबस है ना, यही दरोगा बीपीएससी में भी लागू है, जान लो। और दरोगा सबके लिए थोड़ा सा तुमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ ऐसा कोई है जिसका ग्रेजुएशन हो गया है? तुम दोनों का ग्रेजुएशन हुआ है? अभी नहीं हुआ है? अच्छा, ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो दरोगा फॉर्म अभी नहीं भर सकते हो, कोई बात नहीं, तैयारी करो। हाँ, बिना ग्रेजुएशन का सिर्फ बिहार पुलिस भर सकते हो या फिर आर्मी भर सकते हो। चलो आगे लिखो, कहाँ तक लिखा? ब्राजील का खोज किया था। नेक्स्ट पॉइंट, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत से लौटने के क्रम में भारत से लौटने के क्रम में कुछ मसाला भारत से खरीदा, कुछ मसाला भारत से खरीदा और उस मसाला को लेकर पुर्तगाल वापस चला गया, और उस मसाला को लेकर पुर्तगाल वापस चला गया। पुर्तगाल वापस चला गया। नेक्स्ट, वास्को डी गामा पुर्तगाली बाजार में, फटाफट लिखना है, थोड़ा कलम तेज चलाना है। वास्को डी गामा
पुर्तगाली बाजार में वास्को डी गामा पुर्तगाली बाजार में जब मसाला को बेचा, जब मसाला को बेचा तो उसे 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ, तो उसे 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। तो उसे 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। जिस कारण से पुर्तगालियों ने यह लक्ष्य बनाया, जिस कारण से पुर्तगालियों ने यह लक्ष्य बनाया कि भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जाए। भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जाए। आगे नेक्स्ट पॉइंट, पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर, पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय, पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया गया। पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया गया। अगला पॉइंट, प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोरा बना। स्पेलिंग सब बोर्ड पे लिखा हुआ होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मोरा बना। फ्रांसिस्को डी अल्मोरा बना, जो कि 1509 ईस्वी तक इस पद पर रहा, जो 1509 ईस्वी तक इस पद पर रहा। अगला पॉइंट, अल्मोरा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर, अल्मोरा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाया, एक नीति चलाया जिसे नीला जल की नीति कहा जाता है।
जिसे नीला जल की नीति कहा जाता है। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया, जिस कारण पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। जिस कारण पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। आगे, नीला जल की नीति का अंत, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, नीला जल की नीति का अंत अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया। एक पॉइंट और बताना भूल गए थे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि प्रथम जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मतलब कि मुगल वंश की स्थापना से पहले एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई थी, वो था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया ना, उस समय मुगल भारत में नहीं था, मुगल वंश की स्थापना नहीं हुई थी। बात समझ रहे हो? लेकिन जब मुगल वंश की स्थापना हुई तो उस समय की अगर बात करें तो पुर्तगालियों का जब मुगलों के साथ जो संबंध स्थापित हुआ, मुगल थे लेकिन उसका मतलब कि एक तरह से समझ लो ना कि मुगल वंश की स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन जब स्थापना हुआ ना, ये तो जानते ही हो, मुगल वंश की स्थापना हुआ, फिर भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी क्योंकि सबसे अंतिम में गई है। जिस समय उसका स्थापना हुआ उस समय जो मुगल वंश के शासक थे वो अकबर था। कौन था? इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं पुर्तगालियों का जो मुगल के साथ संबंध जुड़ा वो पहला कौन था? अकबर। कौन? अकबर। ध्यान रखना क्योंकि अकबर से पहले ना ही कोई मुगल शासक, सिर्फ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत। ये है, लिखो, पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध, पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध, हाँ अगला, पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध अकबर के समय में स्थापित हुआ। फिर से बोले, पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध अकबर के समय स्थापित हुआ। संबंध अकबर के समय स्थापित हुआ। अगला पॉइंट लिखो, चलो आगे रहने दो। हमको लगता है क्या समझाने में ज़्यादा जो समय लग जाता है, नहीं तो इतना तो कंप्लीट करने में कोई भारी बात नहीं था। कल से आज तक की क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देते और हमको यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, इसको कंप्लीट कर देते तो अगला शुरू होता डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का जो था। कुल मिलाकर अगर बात करें कि मध्यकालीन भारत को अगर खत्म करना है तो मात्र 14 को पढ़ना होगा, जो कि पहला कल खत्म हो जाएगा। पहला कल खत्म तो नहीं, पहला कल खत्म नहीं होगा, उसमें तुम्हारा डच जो इसी में आ जाता है, मिस्टेक हो गया बताने में। और उसके बाद 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्थापत्य पढ़ेंगे, बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे,
ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां पढ़ेंगे, 1857 का विद्रोह जो पढ़ा होगा इंटर में वो भी यहाँ पढ़ना होगा। तो 14 को कुल मिला के चैप्टर है, और 14 को चैप्टर कंप्लीट करने में हमको मुश्किल से, अगर इस तरह से पढ़ाएं तो 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे, अगर इस तरह से रेगुलर रहें। हो सकता है किसी दिन संडे को एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे, तो 20 दिन 22 दिन में कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे। 25 लग जाएगा तो क्या होगा, लेकिन कंप्लीट करना है। 3 इतिहास तुमको करना है। पहले मध्यकालीन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न नहीं, ये आधुनिक है। पहला है प्राचीन, फिर मध्यकालीन, तब आधुनिक, ठीक है। तीनों पढ़ लेना है, तीनों कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। उसके बाद तुम्हारा फिर ये साइंस पेपर है, कुछ मैथ भी है, तो एक प्रकार से पहले धीरे धीरे कंप्लीट करते जाते हैं, फिर सोचेंगे। कल सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको कंप्लीट करेंगे, और इसको कंप्लीट करके तब टेस्ट लेने के बारे में सोचेंगे। और 10 पॉइंट होगा, इसको समझा देना है। फिर कल ही कोशिश करेंगे हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करने के बारे में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी में ज़्यादा टाइम लगेगा, एक दिन में स्टार्ट करेंगे, एक के दिन में ख़त्म, क्योंकि कोनो बड़ा है, कोनो छोटा है। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसको कंप्लीट करने में हमको लग सकता है 2 दिन, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा, इसमें भी 2 दिन लग सकता है। इतना जैसे कंप्लीट होगा तब तो होगा, तो पूर्ण चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे। पहला चैप्टर में तुमको जो पढ़ना है वो ये सब पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले पढ़ रहे हो ये यूरोपीय कंपनी, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सब मिला के ही एक बार टेस्ट ले लेंगे जैसा होगा, या फिर पहला का ही ले लेंगे। पहले देखते हैं, पहले कल कंप्लीट करते हैं। तो होमवर्क ये है कि जितना लिखाए हैं कल और आज, ये टोटल तुम्हारे इस मेमोरी कार्ड में होना चाहिए। कितने जीबी का है, कितना है? अनलिमिटेड है। याद है 10 साल पहले का? कुछ याद होगा? अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे कल। अब पहले तुम्हारा ही मेमोरी का टेस्ट लेंगे, ठीक है। और हाँ, कल वाला जो छूटा है, कल वाला भी पढ़ लोगे, ठीक है। तो कल वाला वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, आज वाला भी हो रहा है। तो कल वाला जो है उसको कल अपलोड नहीं कर पाए, आज अपलोड करेंगे और तुम लोगों को हम शेयर कर देंगे। एक काम और, टेस्ट जो है ना, टेस्ट तुम लोगों का 2 माध्यम से होगा, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन टेस्ट है वो होगा टेलीग्राम पे। मोबाइल सबके पास है ना? नहीं, किसके पास नहीं है? तुम्हारे पास भी। शाम को 7 बजे तो तुम्हारे मामा आ ही जाएंगे, तो 8 बजे बाद लेंगे, क्या दिक्कत है? मोबाइल है ना पास में या घर में? क्या चिल्ला रहा है? रुको, तुम्हारे पास मोबाइल होगा ना? तुम्हारे पास नहीं है? 10 मिनट 5 मिनट के लिए नहीं ले सकते हो घर में? भैया बोला तुम्हारा ही ले लिया है, तो कहना 10 मिनट दीजिए, टेस्ट देंगे। 8 बजे का टाइम रखेंगे, 8 बजे बढ़िया टाइम है। इधर तुम लोग के पास, जिसके पास भी है वो मेरे इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज करोगे हमको। टेलीग्राम पर मैसेज करोगे तो तुम लोगों का बिहार पुलिस का एक ग्रुप बनाएंगे, और उसमें टेस्ट चलेगा। टेस्ट नहीं दोगे तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है फिर, क्योंकि टेस्ट से तुम अपनी क्षमता को देखोगे, तुम्हारी क्षमता क्या है। अभी तुम कम टेस्ट, मान के चलो 25 से 30 क्वेश्चन का टेस्ट दोगे, और जब सब पेपर पढ़ा देंगे, साइंसो पढ़ा देंगे, मैथो पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे, तब 100 नंबर का डायरेक्ट टेस्ट लेंगे। तो उसमें तो आप सेट लगाओगे, सेट में पता चलेगा तुम 80 लाते हो, नहीं लाते हो। 80 नहीं लगाओगे, नहीं बनोगे बिहार पुलिस। सीधी सी बात है, डायरेक्ट बोल देंगे तुम बिहार पुलिस नहीं बन सकते हो। अगर 100 में 75-80 ऊपर लाओगे तो बनोगे, नहीं तो नहीं बन सकते हो। मेरा किस्मत अच्छा था कि एग्ज़ाम मेरा निकला था, लेकिन फिजिकल नहीं निकल पाया। अब हम बिहार पुलिस का तैयारी बंद कर दिए हैं, मतलब हम अब बिहार पुलिस का नहीं दे पाएंगे एग्ज़ाम। 2 कारण है। देखो एक बात जान लो, मैंने बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम दिया तो उसमें जो क्वेश्चन है साइंस का, इसके लिए तुम लोग चिंता मत करना। अगर 10वां साइंस बढ़िया पढ़े हो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 10वां सबसे आधा क्वेश्चन देगा, थोड़ा बहुत और एडवांस पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस बार का जो कट ऑफ गया था, जान लो इस बार का कट ऑफ 60 से 65 ही गया है। जो 100 में 60-65 लाया है उसका रिजल्ट बन गया है। लड़कियों का तो और कम गया है। तुम्हारा मजाक है, परीक्षा नहीं है, मजाक है।
तुम लोग का हमको लगता है 45 से 50 गया है, या ज़्यादा से ज़्यादा 55, इससे ज़्यादा नहीं। जिसका 45 नंबर है वो पास किया है, जिसका 50 है वो पास किया है, क्योंकि अगली बार भी 7,000 सीट सिर्फ लड़कियों के लिए रिजर्व है। लेकिन जान लो इस बार पढ़ने वाली लड़कियां सब फॉर्म भरेगी और लड़का सब भी पढ़ने वाला फॉर्म भरेगा। क्यों? सबको पता है कि अब सेटिंग नहीं होता है, इसलिए तैयारी थोड़ा अच्छे से करो। हाँ 29 लाख भर चुका है, तुमको 29 लाख से मतलब तुमको अपने एगो सीट से मतलब है। कम में भरा है, ग्रुप डी में जाकर करोड़ों फॉर्म भराता है, तो वहाँ भी कौन सा वैकेंसी आ जाता है? कितना वैकेंसी ग्रुप डी का? 1,20,000 के अप्रॉक्स है, भराता है करोड़ों फॉर्म। क्या करोगे इसके लिए? फॉर्म तुमको नहीं देखना है, बिहार पुलिस सब थोड़ी बन जाता है। 10,000 आदमी फॉर्म भरता है, पोस्ट उसमें बनता है, क्योंकि 9,995 को मतलब नहीं है, उसको सिर्फ फॉर्म भरने से मतलब है। इस बात को क्यों नहीं समझते? तुम लोग भीड़ को सिर्फ देखते हो, भीड़ को मत देखो, उसमें क्वालिटी को देखो। तुम जैसे पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ने वाला सब थोड़ी होता है। कितना आदमी घूम रहा है, सब बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है, वो सब जो बाइक चला रहा है फॉर्म भरा है बिहार पुलिस का। तो तुम में और उसमें अंतर है ना, तुम्हें कॉपी पकड़ के बैठे हो, वहाँ पे मोटरसाइकिल पकड़ के बैठा है, कोई रील पकड़ के बैठा हुआ है, तो अंतर है कि नहीं? हाँ बस कछुए वाली चाल रखो ना, निकलेगा एग्जाम। एग्जाम हाथों में है, अपने हाथों में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।